हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप भी शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो टॉपिक है वह सीटेट से संबंधित है, जो कि आज का टॉपिक है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। कौन सा टॉपिक है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब या मास्क। प्राचीन समय में बाह्य रूप के आधार पर व्यक्तित्व परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा गया है। अब आइए देखते हैं अलग अलग विद्वानों का क्या मत है, उन्होंने कैसे क्या बताया है व्यक्तित्व को। तो आलपोर्ट महोदय के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण पाश्चात्य दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं। क्रेस्मर क्रेमचर के अनुसार जो है, क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किया, जिसके 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए इन्होंने? 4 प्रकार बताए। पहला है स्थूलकाय यानी नाटे व्यक्ति, कनिष्ठ। ठीक है। सुडोलकाय खिलाड़ी प्रवृत्ति, एथलेटिक्स कहे गए। क्षीणकाय दुर्बल शरीर वाले, जिन्हें एस्थेनिक कहे गए। मिश्रित काय यानी मिले जुले, जिन्हें डिस्प्लास्टिक कहे गए। ठीक है। शारीरिक संरचना के आधार पर दूसरा वर्गीकरण सेल्डन के आधार पर किया गया। इन्होंने जो है गोलाकार यानी एडोमोरिफ बताया, जिसे शारीरिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य फुर्तीला होता है। आयताकार मिसोफोर्फिक बताया, जो रोमानंदी, क्रोधी और हष्टपुष्ट बताया। लंबाकार, जिसको एक्टोमोर्फिक कहा गया, वह जो है शक्तिहीन हुआ। स्वभाव के आधार पर सेल्डन द्वारा स्वभाव का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया। विसेरोटॉनिक यानी मस्तमोला, आराम, खाना पीना, प्रेम इत्यादि पसंद करने वाला। सोमेटोटॉनिक यानी कर्मठ, शक्तिशाली, साहसी, स्पष्टभाषी और अधिकार प्रिय। सेरिब्रोटॉनिक, यह जो है हैरान, परेशान, दुखी, संकोची, शर्मीले एवं अंतर्मुखी टाइप का। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण जो है वह इस प्रकार है, द्रव्य व स्वभाव के आधार पर है। कफ प्रवृत्ति वाले यानी माइनस और प्लस में देखा गया। सुस्त, चिड़चिड़ा, संवेगात्मक रूप से कमजोर व शारीरिक रूप से शक्तिशाली, रुधिर की मात्रा अधिक व आशावादी होती थी। काले पित्त वाले, निराशावादी, शक्तिहीन, दुखी व शारीरिक और संवेगात्मक रूप से कमजोर। पीले पित्त वाले शारीरिक व संवेगात्मक रूप से स्थिर, संतुलित होते थे। अधिक रुधिर वाले संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु कमजोर। शारीरिक संरचना के आधार पर दूसरा वर्गीकरण सेल्डन के आधार पर किया गया। शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने कैसे बताया? गोलाकार यानी एंडोमोरिफ, शारीरिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य फुर्तीला होता है। आयताकार मीसोफोर्फिक, हष्टपुष्ट, क्रोधी। लंबाकार, शक्तिहीन। स्वभाव के आधार पर सेल्डन द्वारा स्वभाव का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया। विसेरोटॉनिक, मस्तमोला, आराम, खाना पीना इत्यादि पसंद करने वाला। सेमेटोटॉनिक, कर्मठ, शक्तिशील, साहसी, स्पष्टभाषी और अधिकार प्रिय, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया है। सेरिब्रोटॉनिक, हैरान, परेशान, दुखी, संकोची, शर्मीले एवं अंतर्मुखी टाइप के। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण जो है इस प्रकार है, कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले।
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है समाजशास्त्री के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो स्प्रिंगर महोदय के अनुसार स्प्रिंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 6 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा है वह? सैद्धांतिक प्रकृति वाले, सामाजिक प्रकृति वाले, राजनैतिक प्रवृत्ति वाले, सौंदर्य कलात्मक प्रवृत्ति वाले, आर्थिक प्रवृत्ति वाले तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाले। तो स्प्रेंगर महोदय ने 6 प्रकार के वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ठीक है, युंग या जुंग के अनुसार जो है मनोविज्ञान आधार पर वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया है। वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं आइए देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इसमें क्या होता है? लेखक बनने की योग्यता रखता हो, एकांत प्रिय, विचारशील होता है। बहिर्मुखी, शिक्षक व नेता बनने की योग्यता रखता है, उसे हम बहिर्मुखी के अंतर्गत रखेंगे। उभयमुखी, इसमें क्या है? इसमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उभयमुखी कहते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण कैसे हुआ? भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा है? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है, सतोगुणी में क्या होता है? इसमें जो है ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाला होता है। रजोगुणी में कर्म में विश्वास, तपोगुणी मतलब सुख प्राप्ति विलासी प्रवृत्ति वाला। आधुनिक दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। वह जो है भावुक, कर्मशील और विचारशील है। कौन कौन सा है? भावुक, कर्मशील और विचारशील। कर्मशील में क्या है? अपने कर्म में विश्वास करना। विचारशील में हर कार्य को विचार करने वाला, यानी विचार करके करना। संवेगीय रूप से स्थिरता वाले व्यक्ति को उचित व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वह वंशानुक्रम है, वातावरण है, शारीरिक संरचना का प्रभाव है, मानसिक योग्यता का प्रभाव है, विशिष्ट रुचि का प्रभाव है, सांस्कृतिक वातावरण है, परिवार व विद्यालयी वातावरण है। यह जो है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें है इसका जो प्रतिपादन किया था वह सिगमंड फ्रायड ने किया था। इनका जन्म जो है 6 मई 1856 ईस्वी में हुआ था तथा यह जो है ऑस्ट्रिया वियना के निवासी हैं। इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 23 सितंबर 1939 में हो गई थी। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई है। मन की कितनी दशाएं बताई इन्होंने? 3 बताई है। पहला चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो चेतन अचेतन किसने बताया? सिगमंड फ्रायड ने बताया। चेतन मन यानी 1/10 मस्तिष्क की जागृत अवस्था, अचेतन मन यानी 9/10 कटु अनुभूतियों, दुखद बातें तथा दमित इच्छाओं का भंडार, अर्धचेतन जो कि 0% होता है, वह चेतन व अचेतन मन के बीच की अवस्था है। ठीक है, याद की हुई बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकलाना आदि बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत याद रहता है और थोड़ा बहुत आप बोलते हैं तो वह अटक जाता है, भूल जाता है, या मतलब हकलाती है जबान, नहीं निकल पाता शब्द। सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से मन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं सन 1923 में। इदम, ईगो और सुपर ईगो। इदम अहम और सुपर ईगो किसके अनुसार बताई गई? सिगमंड फ्रायड ने बताया। तो पहला क्या बताया इन्होंने? इदम यानी सुखवादी सिद्धांत पर आधारित
पशु प्रवृत्ति का अचेतन मन का राजा अर्थात दंभित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। दूसरा ईगो यानी अहम, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित चेतन मन का स्वामी। सुपर ईगो यानी आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित। सिगमंड फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? वह जीवन तथा मृत्यु। यह सिगमंड फ्रायड के अनुसार दो मूल प्रवृत्तियां हैं। स्वमोह यानी नर्सिज्म, एक बालक की कहानी द्वारा समझाना जो है स्वमोह कहलाता है। ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वह अपनी मां से अधिक प्रेम करेंगे, तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वह अपने पिता से अधिक प्रेम करेंगे। लिबिडो, प्रेम स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो व्यक्ति कुसुमायोजित हो जाता है। कैसे हो जाता है? कुसुमायोजित हो जाता है। सहसो कामुकता, सहसो कामुकता की बात पर सिगमंड फ्रायड व उनके शिष्य युग एंड युग के मध्य मतभेद हो जाता है। मतभेद के उपरांत युग ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम था विश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या था? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब आइए देखते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां जो हैं वह प्रक्षेपण प्रक्षेपी विधियां हैं जिसमें TAT, CAT, IBT, SCT तथा FWAT हैं। अप्रक्षेपी अन्य विधियां जो हैं वह आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ हैं। आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि हैं। वस्तुनिष्ठ विधि अगर देखा जाए तो इसमें जो है समाज मित्र विधि, कार्यक्रम निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि आदि वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। प्रगामीकृत मानकीकृत, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता या वैधता की जांच की जा चुकी हो ऐसा परीक्षण प्रमापीकृत या मानकीकृत कहलाता है। विश्वसनीयता, एक ही परीक्षण को एक ही समूह द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने पर भी यदि अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। वैधता, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है यदि वह उस उद्देश्य पर खरा उतरता है तो ऐसा परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। कैसा कहलाता है? वैध परीक्षण कहलाता है। प्रक्षेपण विधियां, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने किया था। प्रक्षेप का अर्थ है कि अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना जो है प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। अब आइए देखते हैं TAT यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। इसके प्रतिपादक जो थे TAT के मॉर्गन व मुर्रे थे। इनका जन्म 1935 में हुआ। यह जो है कार्डों की संख्या 30 + 1 यानी 31 बताई थी इन्होंने। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित तथा 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित व 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते थे। ठीक है। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। इस परीक्षण का 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। क्या होता है इसमें? व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। ठीक है। अगला टेस्ट जो हमारा है वह है CAT यानी चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है। इसके प्रतिपादक जो है ल्यूपोल्ड बेलाक हैं। विकास में योगदान जो है डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने किया था। इन्होंने कार्डों की संख्या 10 बताई तथा यह 1948 में इसका प्रयोग हुआ। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं
तथा बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। अगला टेस्ट जो है IBT यानी इंक ब्लॉट टेस्ट, इसके प्रतिपादक हरमन रोरसा जी हैं। सन 1921 में इन्होंने कार्डों की संख्या 10 बताई है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, 5 कार्डों पर काले व सफ़ेद तथा बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। बालकों को आवृत्ति दिखाकर उनके बारे में पूछा जाता है। इसमें बालकों के क्रियात्मक, भावात्मक, संरचनात्मक परीक्षण किए जाते हैं। SCT यानी सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट, इसके प्रतिपादक पाइन एंड टेंडलर महोदय हैं। 1930 में यह जो है टेस्ट हुआ था। विकास में योगदान रोटर्स महोदय ने किया था। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे देते हैं, यानी डॉट डॉट करके इसमें भरना रहता था। FWAT यानी स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण, इसके प्रतिपादक जो है फ्रांसिस गाल्टन थे, जो कि 1889 में किए थे। विलियम्स बुंट जो इनके सहयोगी थे। यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। कैसी विधि है? मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। किस परीक्षण में? FWAT में। ठीक है। अब आइए देखते हैं अप्रक्षेपी या अन्य विधियां कौन कौन सी। चेतन मन का अध्ययन, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, आत्मकथा या अंतरदर्शन विधि। प्रवर्तक जो है विलियम बुंट महोदय व शिष्य जो है तिंचर महोदय हैं। यह एक प्राचीनतम विधि है जो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इसके कारण इनका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन कृत विधि, क्रैश स्टडी। प्रवर्तक जो है टाइडमैन है। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। समस्या के कारण जानना निदान कहलाता है, जो मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है, जो शिक्षा की सहायता से किया जाता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक वुडवर्थ महोदय हैं। इन्होंने जो प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता है और उत्तर के रूप में विकल्प होते हैं। साक्षात्कार विधि कैसी विधि है? तो साक्षात्कार विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ है। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी होता है। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता है, ना ही समय पर साक्षात्कार वार्तालाप का एक स्वरूप माना जाता है। मतलब इसमें जो प्रश्न होते हैं उसका कोई बंधन नहीं होता और ना ही समय का बंधन होता है। वस्तुनिष्ठ विधियां, निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि, इसके प्रवर्तक जो है वाटसन महोदय हैं। इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयों का व्यक्तित्व कैसा है। सामाजिक विधि, इसके प्रवर्तक JL मोरेनो हैं। इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है। विषय का व्यक्तित्व कैसा है यह भी पता चलता है। कर्म निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल, इसके प्रतिपादक थ्रस्टन महोदय हैं। पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्ण सहमत, यानी इस प्रणाली में क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से आंकड़े विकसित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है। शारीरिक परीक्षण, इस परीक्षण में व्यक्ति की शारीरिक जांच कर निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित नौकरी के लिए व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रैक्टिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।